हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं फंजाई का पार्ट नंबर 8। देखिए आपको टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो इन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 95 88 23 61 04। अगर आपको फंजाई के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए। पिचानवे 21 20 52 64 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है भी। तो आपको फंजाई के नोट्स चाहिए तो आप इन नंबरों पर 95 21 20 52 64 मैसेज करना। आपको क्या लिखकर करना है? फंजाई। आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेंगे फंजाई के, ठीक है। जो अपने यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन क्लास में, जो अपने समझेंगे, ठीक है, उतने आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, जैसे आज अपने ये कर रहे कवक सूत्रीय संरचनाएं, रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं, ठीक। तो ये और इससे जो पीछे का जो है ना, ठीक, जितना अपन ने कर लिया वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आगे का तभी मिलेगा जब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास, उसकी ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, आपको कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास देखनी होगी, ठीक, एक्टिव रहना होगा। बात कर रहे थे अपने रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं, और मैंने आपको 6 प्रकार की रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं बताई थी। मूलाभास यानी राइजोइड्स, एप्रिसोरियम यानी आसगांग, होस्टोरियम यानी चुस्कांग, हाइपरट्रेप्स यानी कवक सूत्रीय पास, फिर स्क्लेरोसियम, और अंतिम है राइजोमोर्फ। अपनों ने स्क्लेरोसियम तक कर लिया था, लेकिन स्क्लेरोसियम में मैं आपको दोबारा बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक। फिर अपने करेंगे राइजोमोर्फ। तो अपना जो 5 नंबर है वो है स्क्लेरोसियम। देखिए स्क्लेरोसियम देखने में कैसा होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इसका डायग्राम ये रहा। देखिए जो स्क्लेरोसियम है ना, रोगजनक कवकों में बनता है। तो आप इस तरह लिख सकते हो, इस प्रकार की संरचना रोगजनक कवकों में बनती है, रोगजनक कवकों में बनती है, ठीक। पहली बात तो ये होगी कि रोगजनक कवकों में बनती है भी इस प्रकार की संरचना, ठीक। और जो स्क्लेरोसियम है यह रोगजनक कवकों की रेस्टिंग स्टेज को प्रदर्शित करती है। रोगजनक कवकों की जो रेस्टिंग स्टेज है ना, विश्रांति अवस्था या विश्राम अवस्था, उसको स्क्लेरोसियम रिप्रेजेंट करती है भी। यानी आप यह कह सकते हैं कि स्क्लेरोसियम रोगजनक कवकों की रेस्टिंग स्टेज है, ठीक। ये रेस्टिंग स्टेज क्या होती है वो भी अपने देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं ये बनता कैसे है स्क्लेरोसियम। देखिए अनेक कवक तंतु सहंत रूप से एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, ठीक। अनेक कवक तंतु सहंत रूप से एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे या कवक तंतु आपस में गुंथ जाएंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे ये कवक तंतु है, मान लीजिए ये क्या है, कवक तंतु है, ठीक। और ये कंडेंस संघनित हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे, ठीक।
सहज तरीके से, यानी काफ़ी ज़्यादा कंडेंस है। तो इस तरीके से एक ठोस सी स्ट्रक्चर बनेगी, एक ठोस सी स्ट्रक्चर बनेगी, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगी। और इसको यहाँ पर मैंने बड़ा दिखाया हुआ है। तो इस सॉलिड स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं स्क्लेरोसियम। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अनेक कवक तंतु, ठीक, आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट कर स्क्लेरोसियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका काम है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता, ठीक। उत्तरजीविता क्या होता है? सर्वाइव, सर्वाइव करना, सर्वाइवल, ठीक। यानी उत्तरजीविता का मतलब होता है कोई भी जीव है ना, ठीक, विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए जो काम करता है, कोई भी जीव है विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी अनुकूलन प्रदर्शित करता है, ठीक, वो सारे उत्तरजीविता में आते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर है यह उत्तरजीविता हेतु बनती है भी। मतलब क्या है वो देखिए कि स्क्लेरोसियम बनता है विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत कंडीशन, ठीक, विपरीत परिस्थितियों में बनता है। जैसे शुष्क वातावरण हो गया, तो अगर मान लीजिए कवक तंतु थोड़े बिखरे हुए हो, ठीक, फैले हुए हो, तो विपरीत परिस्थितियों जैसे शुष्क एनवायरनमेंट है तो कवक तंतु नष्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इस विपरीत परिस्थिति को सहन करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए ये कवक तंतु संगठित हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे जटिल रूप से, और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहते हैं स्क्लेरोसियम। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये सारे स्ट्रक्चर कवक तंतुओं की बनी हुई है। ये मैं बना रहा हूं समझने के लिए कवक तंतु। जैसे ये कवक तंतु है, ये क्या है? कवक तंतु यानी हाइफी। अब क्या होगा, शुष्क वातावरण होगा, विपरीत परिस्थितियां होगी, तो ये जो बाहरी भाग है ना ये तो नष्ट हो जाएगा। ये जो बाहरी भाग है ये तो क्या हो जाएगा? नष्ट। और अंदरूनी भाग बचा रहेगा। यानी अंदरूनी भाग को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो बाहरी भाग है वो, ठीक। अंदरूनी भाग ये हो गया जिसको अपन कह सकते हैं मेडुला, और बाहरी भाग ये हो गया जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है ना वो मेडुला को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। देखिए मेडुला भी कवक तंतुओं से बना है, ये भी कवक तंतुओं से बना है, इनमें वैसे कोई अंतर नहीं है। अंतर बस यही है कि वो कवक तंतु जो बाहर की ओर है उसको कहेंगे अपने, उस पार्ट को कहेंगे कॉर्टेक्स, और यहाँ पर जो कवक तंतु वो अंदर की ओर है ना, सेंट्रल जो पार्ट है इसका, जो अंदर कवक तंतु है, ये क्या बनाएंगे? मेडुला। तो कॉर्टेक्स क्योंकि एक्सपोज है, ठीक, बाहर है, तो एनवायरनमेंट का इस पर सीधा असर पड़ेगा और ये मृत हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला बचा रहेगा। तो विपरीत परिस्थितियां जब गुजर जाएगी तो अंदर जो भी कवक तंतु है वो दोबारा वृद्धि करेंगे और नया कवक जाल बना लेंगे, ठीक। यानी अनुकूल परिस्थितियां के आने पर या विपरीत परिस्थितियों के जाने पर ये जो शेष बचा हुआ भाग है जो सरवाइव, ठीक, कर चुका है, ठीक, जो जीवित है अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी, वो अनुकूल परिस्थिति आने पर वृद्धि करके नया कवक जाल बनाएगा। अब देखिए आगे, जब अपने इसकी एलएस या टीएस काटते हैं, ये तो एलएस होगी इस स्ट्रक्चर की, ये तो एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है टीएस। तो अपने को ऐसा दिखाई देता है, ठीक। जब अपने इसके एलएस काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, जब टीएस काटेंगे तो ये टीएस होगी, ये एलएस है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कोशिकाएं अरेंज है, व्यवस्थित है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है भी।
ये क्या है? इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश है, ठीक। और अंतराकोशिकीय अवकाश किसकी विशेषता है? पैरेन्काइमा की। किसकी विशेषता है? पैरेन्काइमा की, जो आप प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हो, मृदुतक, ठीक। लेकिन ये प्लांट नहीं, ये फंजाई है, तो ये वास्तविक पैरेन्काइमा नहीं है, वास्तविक मृदुतक नहीं है। हाँ, मृदुतक की जो संगठन है, या जिस प्रकार का जो मृदुतक हो, यानी जैसा जो मृदुतक होता है, ठीक, वैसा यहाँ पर अपीयरेंस है, यानी जो मृदुतक की जो विशेषता होती है मेन, ठीक। वैसे तो कई विशेषताएं हैं, मेन 2 विशेषताएं हैं कि कोशिकाएं गोलाकार होती है ज़्यादातर केसेस में, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही है, कोशिकाएं गोल है और बीच में क्या मिल रहा है? अंतराकोशिकीय स्पेस मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो राइजोमोर्फ है ना, अगर अपने इसकी टीएस या एलएस देखते हैं तो अपने को मृदुतकीय संगठन प्रदर्शित होता है, लेकिन यह वास्तविक मृदुतक नहीं है, क्योंकि वास्तविक मृदुतक प्लांट में मिलता है, एंजियोस्पर्मिक या जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें मिलता है, हेयर प्लांट में मिलता है मृदुतक। तो ये होता है आभासी मृदुतक या स्यूडो पैरेन्काइमा, ठीक। यहाँ पर ये जो टिश्यू है ना, ये मृदुतकीय संगठन सिर्फ प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक मृदुतक नहीं है। अगला टॉपिक देखिए अपना, अगला है राइजोमोर्फ तंतु जटा। ये राइजोमोर्फ तंतु जटा, तो नंबर 6 आ गया अभी अपना। अब राइजोमोर्फ तंतु जटा, ये रहा डायग्राम इसका। देखिए, उच्च कवकों जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में, हायर फंजाई, उच्च कवकों जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में अशाखित समांतर कवक सूत्र, अशाखित समांतर कवक सूत्र या कवक तंतु, कवक तंतु यानी हाइफी, संयुक्त होकर मूल जैसी संरचना के रूप में वृद्धि करते हैं। संयुक्त होकर मूल जैसी संरचना के रूप में वृद्धि करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं? राइजोमोर्फ कहते हैं। देखिए, उच्च कवकों जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में अशाखित समांतर कवक तंतु संयुक्त मूल जैसी संरचना संयुक्त होकर, जैसे ये कवक तंतु है, ये आपस में मिल जाएंगे भी, आपस में मिल जाएंगे, ठीक, और एक मूल जैसी संरचना के रूप में वृद्धि करते हैं, तो इसको कहते हैं राइजोमोर्फ। यानी ये पूरी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये कवक तंतुओं की बनी हुई है, ठीक। ये यहाँ पर है, ठीक, ये कवक तंतु है सारे। देखिए, बनती क्यों है? 2 कारण है। एक तो वही उत्तरजीविता,
क्योंकि जो राइजोमोर्फ है ना, इसका जो अंदरूनी भाग है वो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, जैसा कि इस केस में था। दूसरा, यह संक्रमण करने में भी सक्षम है, संक्रमण में भी सहायक। राइजोमोर्फ क्या है? संक्रमण में भी सहायक है। देखिए, मूल जैसी स्ट्रक्चर है ये। आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर गहराई में प्रवेश करती है, जमीन के अंदर जाती है। उसी प्रकार ये जो फंजाई है, इस फंजाई में आप ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी, जो भी परपोसी है उसकी सरफेस से चिपक जाएगी और उसकी स्किन या जो भी ठीक आउटर वाल है शरीर की, उसको पेनिट्रेट करके अंदर टिश्यू तक चली जाएगी और फिर अंदर जाकर ग्रोथ करेगी, यानी संक्रमण में भी सहायक। अब ये कोर लेयर अभी, यानी किनारे की तरफ जो बाहरी भाग है वो कोर लेयर, या जो मेन पार्ट है इसका ये है, वो अंदर कैविटी है, सेंट्रल कैविटी। ये एपिकल मेरिस्टेम है सबसे बाहर, ये ना सबसे बाहर जो लेयर देख रहे हो आप सेल्स की, ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो सेल्स है एपिकल मेरिस्टेम की, ये जो सेल्स है ये विभाजन करेगी और इस तंतुजटा की लंबाई में वृद्धि होगी। ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया अपना। ये जो सेल्स है सबसे बाहर, ये एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स है, ठीक है, जिसके कारण इसकी वृद्धि होती है। और ये जो लेयर देख रहे हो ना आप, ये लेयर, यहां पर जो कवक तंतु है ना वो किससे घिरे हुए हैं? जिलेटिन से। यहाँ पर जो कवक तंतु है या यहाँ पर जो कवक तंतु है किससे घिरे हुए हैं? जिलेटिन से, जिसको कहेंगे जिलेटिनस हाइफल लेयर। क्यों? देखिए, कवक तंतु जब जिलेटिन से घिर जाते हैं ना तो वो जल्दी से शुष्क नहीं होते। जैसे अपने वैसलीन लगाते हैं स्किन पर तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होती, उसी प्रकार कवक तंतुओं के चारों ओर क्या मिलेगा? जिलेटिन का आवरण मिलेगा, ताकि जब एनवायरनमेंट ड्राई हो, विपरीत परिस्थितियां हो, तो कवक तंतु शुष्क ना हो, उनसे जल बाहर ना निकले, ताकि जीवित रहने के चांसेस बढ़ जाए, यानी सर्वाइवल जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो ये अपना हो गया राइजोमोर्फ। तो रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं इतनी है भी, ठीक। बाकी करते हैं अपने कल, ठीक है। कल अपने करेंगे कवकों में जनन के बारे में, अलैंगिक और लैंगिक जनन, उनकी डिटेल भी देखेंगे। तो पार्ट 8 इतना ही है।